देखिएगा बच्चों, जैसा कि आप लोग द्विघात समीकरण के अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर हम आए हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसको देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, इस भिन्न का 3 गुना इसके व्युत्क्रम के 2 गुने से एक कम है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमको भिन्न के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। तो यहां पर एक चीज आपको स्पष्ट है कि भिन्न का हर जो है वह अंश से एक अधिक है। तो यहां पर देखिएगा, जब हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इसमें देखिएगा भिन्न के अंश और हर के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि माना भिन्न का अंश बराबर x। जब अंश x हो गया तो कह रहा है कि जो हर है वह अंश से एक अधिक है। तो यहां पर जो हर होगा वो x+1 होगा, x+1 होगा। तो अब आपको भिन्न का अंश भी पता चल गया और हर भी पता चल गया। जब भिन्न के अंश और हर दोनों के बारे में जानकारी हो गई हमको, तो हम भिन्न बना सकते हैं। और भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर होता है। तो देखिएगा, अंश x है और हर x-1 है। इस प्रकार से हमको भिन्न प्राप्त होती है x बटे x-1। अब देखिएगा आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि इस भिन्न का 3 गुना इसके व्युत्क्रम के 2 गुने से एक कम है। तो अब आप अगर चाहें तो भिन्न का व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। भिन्न का व्युत्क्रम बराबर हो जाएगा x+1/x। अब देखिएगा, अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि भिन्न का 3 गुना इसके व्युत्क्रम के 2 गुने से एक कम है। तो भिन्न है x बटे x-1 का 3 गुना इसके व्युत्क्रम के 2 गुने से एक कम है। तो अब अगर हम प्रश्न के अनुसार देखते हैं तो हमको प्राप्त होता है x बटे x-1 गुणे 3 बराबर, इसका व्युत्क्रम होगा x+1/x इंटू 2 करेंगे -1। ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। कह रहा है इसके व्युत्क्रम के 2 गुने से एक कम है। तो देखिएगा, ये जो है ये व्युत्क्रम के 2 गुने से एक कम है। तो व्युत्क्रम का अगर 2 गुना करते हैं, उसमें से अगर एक हम घटा देते हैं तो इसके क्या होगा? बराबर हो जाएगा। यहां पर ये आपको 3x/x+1 प्राप्त होगा। यहां पर 2x+2/x-1 प्राप्त होगा। अब देखिएगा क्या करते हैं, हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिएगा यहाँ 3x/x+1 है, इधर आपको कुछ नहीं करना है। इधर देखिएगा एलसीएम लेंगे, यहाँ 1/1 होगा, x और 1 का एलसीएम 1 ही होगा। तो x होगा, तो यहाँ देखिएगा एलसीएम x होगा, ये 2x+2 होगा और ये -x हो जाएगा। इस प्रकार से 3x/x+1 = यहाँ देखिएगा 2 में से 1 घट जाएगा, x+2/x होगा। यहाँ देखिएगा इसका क्रॉस गुणा यहाँ करवा देते हैं,
इसका क्रॉस गुणा दूसरे साइड में। इस प्रकार से x का गुणा 3x में होगा तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। x प्लस 1 का गुणा x प्लस 2 में, तो x का गुणा x में x स्क्वायर, x का गुणा 2 में तो 2x हो गया, 1 का गुणा x में तो प्लस x हो गया, 1 का गुणा 2 में तो प्लस 2 हो गया। इस प्रकार से देखिएगा यहाँ से हम इन सभी को इस साइड उठा के ले आते हैं तो इन सब का चिन्ह बदल जाएगा। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस, इस x को इधर लाएंगे माइनस x स्क्वायर होगा, माइनस 2, ये देखिएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, ये प्लस 3 होगा, इसको इधर ले आएंगे माइनस 3x होगा, इसको इधर ले आएंगे माइनस 2 होगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिएगा 3 में से ये 1 माइनस हो जाएगा तो ये 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपको द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाता है। और जब आपको द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया तो आप अब इसका किसी भी मेथड से हल प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आप गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करें, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने के विधि के बारे में हमने आपको बताया है, या आप द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल कर दिए गए या प्राप्त इस द्विघात समीकरण के हल को प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा हम गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखिएगा 2 और 2 का यदि हम गुणा करवाएंगे तो 4 आएगा, हमको गुणा करने पर 4 और जोड़ने पर ये -3 प्राप्त हो, ऐसे 2 अंक चाहिए। यहाँ पर देखिएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिएगा -4x प्लस 1x में ये 3 या -3x के इक्वल होगा। यहाँ पर देखिएगा इन दोनों को एक ब्रैकेट में, इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखते हैं, ये 2x स्क्वायर माइनस 4x एक ब्रैकेट में होगा, ये प्लस x माइनस 2 एक ब्रैकेट में होगा, इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से देखिएगा इन दोनों में 2x कॉमन है तो हम क्या करते हैं 2x कॉमन ले लेते हैं। जब 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा माइनस यहाँ 2 बचेगा। और देखिएगा इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है, इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है तो इन दोनों में हम एक कॉमन लेते हैं, और जब इन दोनों में एक कॉमन लेंगे तो इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार से देखिएगा हमको यहाँ दोनों तरफ इसमें भी x माइनस 2 कॉमन है, इसमें भी x माइनस 2 कॉमन है, तो हम क्या करते हैं x माइनस 2 को कॉमन ले लेते हैं और जो बचता है उसको हम दूसरे ब्रैकेट में रख देते हैं। इस प्रकार से दिए गए द्विघात समीकरण का गुणनखंड प्राप्त हो जाता है। और जब द्विघात समीकरण का गुणनखंड प्राप्त हो गया तो अब यहाँ से हम द्विघात समीकरण के मूलों को प्राप्त कर सकते हैं। हम लिखेंगे यदि x माइनस 2 बराबर 0 तब x बराबर 2 होगा, और लिखेंगे यदि 2x धन 1 बराबर 0 तो 2x बराबर ऋण 1 और x बराबर ऋण 1/2 होगा। यहाँ पर देखिएगा बात भिन्न की हो रही है, तो यहाँ पर देखिएगा ऋण 1/2 ये अग्राह्य होगा, यहाँ पर 2 जो होगा ये ग्राह्य होगा, अतः अंश जो होगा वह 2 होगा और हर जो होगा वह 3 होगा। इस प्रकार से आप भिन्न प्राप्त कर सकते हैं। भिन्न होगा 2/3, या आप लिख सकते हैं x धन 1 बराबर 2/2 धन 1 बराबर 2/3। तो इस प्रकार से आपको भिन्न प्राप्त हो जाती है। देखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो 3 नंबर से कम में नहीं आएगा, ये 3 नंबर या 4 नंबर तक का क्वेश्चन हो सकता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 1 अधिक है, इस भिन्न का 3 गुना इसके व्युत्क्रम के 2 गुने से 1 कम है, तो भिन्न ज्ञात करना है। देखिएगा हमने भिन्न के अंश और हर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि भिन्न का अंश x है, और जब भिन्न का अंश x है तो हर जो होगा वो भिन्न से 1 अधिक है, तो हर जो होगा वो x + 1 होगा। इस प्रकार से हमको भिन्न प्राप्त हो जाती है, भिन्न प्राप्त होती है x/x + 1
और इसका जब हम व्युत्क्रम प्राप्त करते हैं तो ये x + 1/x प्राप्त होता है। इस प्रकार से देखिएगा, यदि हम प्रश्नानुसार देखें तो प्राप्त भिन्न का 3 गुना इसके व्युत्क्रम के 2 गुने से 1 कम है। तो हमने सेम उसी प्रश्न के अनुसार जो प्रश्न कह रहा है उसी पर हम क्या करते हैं, इसको रखकर यहां से इसको हम सॉल्व करते हैं और एट लास्ट सॉल्व करके हम इसको द्विघात समीकरण में परिवर्तित कर लेते हैं। जब ये द्विघात समीकरण में परिवर्तित हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसका अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, अभाज्य गुणनखंड नहीं, गुणनखंड करते हैं, उसका गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड करके यहां से हम द्विघात समीकरण के मूलों को प्राप्त कर लेते हैं। और जब द्विघात समीकरण का मूल यानी x का मान हमको प्राप्त हो जाता है तो जो हमने x माना है उसका मान उसकी जगह पर रखते हैं और हर की जगह पर x धन 1 रखते हैं। अतः जो भिन्न हमको प्राप्त होता है वह कितना प्राप्त होता है, वह हमको 2/3 प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप भिन्न पर आधारित किसी भी ऐसे प्रश्न को द्विघात समीकरण के माध्यम से हल कर सकते हैं जिनमें आपको अंश और हर के बारे में जानकारी ना प्राप्त हो। तो देखिएगा, ये आपका भिन्न पर आधारित प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ दूसरा प्रश्न मैंने रिप्रेजेंट किया है, यह आयत पर आधारित प्रश्न है। और देखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। आपके समझ में यदि एक बार आ गया तो हम उम्मीद करते हैं कि यह कभी नहीं भूलेगा। देखिएगा किस तरीके से हम इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपके समझ में अच्छे से आए, जिससे आप इसका लाभ ले सकें। देखिएगा, वीडियो बनाने में बड़ा मेहनत करना पड़ता है, बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हम उम्मीद करते हैं जो हम आपको बता रहे हैं आप अच्छे से समझेंगे, इससे इसका लाभ उठाएंगे। आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है एक आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो मैदान की भुजाएं ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि एक आयताकार मैदान है, कह रहा है एक आयताकार मैदान है और आयताकार मैदान का जो विकर्ण है, आयताकार मैदान का जो विकर्ण है, देखिएगा ये विकर्ण क्या कह रहा है कि उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। अगर छोटी भुजा को x मानते हैं तो x + 60 मीटर होगा। और आगे देखिएगा क्या कह रहा है कि इसकी बड़ी भुजा जो है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यानी यह x धन 30 होगा। इस प्रकार से देखिएगा, ये आपका ग्राफ तैयार हो गया, ये आपका चित्र तैयार हो गया। चित्र से स्पष्ट होता है कि यदि हम छोटी भुजा को x मानते हैं तो इसकी बड़ी भुजा x धन 30 होगी और इसका विकर्ण जो होगा वो x धन 60 होगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि आपको मैदान की भुजाओं को ज्ञात करना है। मैदान की भुजाओं को ज्ञात करने के लिए एक चीज आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब बात आयताकार मैदान की हो रही है तो आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। अतः यहाँ पर देखिएगा, ये विकर्ण जो है यह इस आयताकार मैदान को 2 त्रिभुजाकार मैदानों में समकोण त्रिभुज के रूप में विभाजित कर रहा है। अतः यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिएगा, अब चूंकि मान लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा हल करते हैं तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना आयताकार मैदान की छोटी भुजा बराबर x मीटर है। ये मैदान की छोटी भुजा हो गई। जब छोटी भुजा प्राप्त हो गई तो बड़ी भुजा हम निकाल सकते हैं। तो बड़ी भुजा बराबर हो जाएगा ये x धन 30 मीटर होगा। इस प्रकार से अगर हम विकर्ण की बात करें तो विकर्ण जो होगा वह हो जाएगा x धन 60 मीटर। इस प्रकार से देखिएगा, हमको इस समकोण त्रिभुज का
लंब, आधार और कर्ण तीनों प्राप्त हो गया है। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से देखिएगा आप लिख सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इस प्रकार से देखिएगा आप यहां पर रख सकते हैं x धन 60 का होल वर्ग बराबर लंब आपका यहां पर x अगर मान लीजिए, आधार आपका x धन 23 होगा, ये इसका वर्ग होगा और ये इसका वर्ग होगा। यहां पर देखिएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, इसको तोड़ देते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर धन 3600 धन 6 दूनी 12 120 x। यहां से देखिएगा ये x स्क्वायर है प्लस ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, इसको भी हम क्या करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ देंगे। तो ये प्राप्त होगा, यहाँ 30 है, ये प्राप्त होगा x स्क्वायर धन ये 900 होगा धन 60 x होगा। देखिएगा हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों तरफ हमको x स्क्वायर प्राप्त हो रहा है, तो ये इस x स्क्वायर से इस x स्क्वायर को हम क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। दोनों का चिन्ह धनात्मक है, अगर एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस माइनस होगा और ये क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से देखिएगा यहाँ 3600 और धन 120 x बचा है, इन दोनों को उधर ले जाते हैं तो यहाँ 0 बचेगा। उधर देखिएगा x स्क्वायर पहले से है, 60 x पहले से है, 120 x को उधर ले जाएंगे तो माइनस 120 x हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिएगा 900 पहले से है, यहाँ से 3600 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस 3600 हो जाएगा और बराबर इस तरफ क्या बचेगा, 0, बराबर 0 हो गया। अब देखिएगा ये x स्क्वायर, यहाँ पर देखिएगा 120 में से 60 घटाएंगे तो माइनस 60 x आएगा। यहाँ देखिएगा 3600 में से जब 900 घटाएंगे तो माइनस 2700 आएगा और बराबर 0। इस प्रकार से देखिएगा यह द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित हो गया। और जब ये द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित हो गया, अब आप द्विघात समीकरण का गुणनखंड प्राप्त कर इसके हल को प्राप्त कर सकते हैं। गुणनखंड प्राप्त करने के लिए आप किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए, चाहे आप गुणनखंड करके हल कीजिए, या फिर आप द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके हल कीजिए। आप किसी भी मेथड का इस्तेमाल करके इस प्राप्त द्विघात समीकरण के हल को प्राप्त कर सकते हैं और हल प्राप्त करके आप आयताकार मैदान की भुजाओं को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि इसके हल कितने प्राप्त होंगे। तो हम 2700 का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपको प्राप्त होगा 1350। इस तरीके से 2 छक 12 और 2 7 14 2 5 10। यहाँ पर देखिएगा 7 6 13 5 18, 3 से डिवाइड होगा, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 25 15, फिर 3 7 21 3 25 15, फिर 3 दूनी 6 3 25 15। और इस तरीके से देखिएगा 5 25 25 और 5 कन्ने 5। तो 2700 का जो अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त हुआ वो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 के रूप में प्राप्त हुआ। यहाँ पर देखिएगा हमको इसको इस तरीके से तोड़ना है कि गुणा करने पर ऋण 2700 प्राप्त हो और जोड़ने पर ऋण 60 प्राप्त हो। तो यहाँ पर देखिएगा 5 25 25 25 25 25 चौके 100, 5 25 25 25 चौके 100, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा 3 त्रिक का 9, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 3 त्रिक का 9, 9 पचे 45, 45 दूनी 90, 90 और 30। तो हमको यहाँ से दो संख्याएं प्राप्त होती हैं 90 और 30 के रूप में। यदि हम 90 और 30 का गुणा करवाएंगे तो हमको 2700 प्राप्त होगा, और यदि 90 में से हम 30 को माइनस करेंगे तो हमको 60 प्राप्त होगा। चूंकि यहाँ हमको ऋण 60 चाहिए, हम ऋण 90 में से धन 30 घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से देखिएगा अब इसका
अब गुणनखंड हो गया, हम देखिएगा दो दो पदों को एक एक ब्रैकेट में रखते हैं इस तरीके से। यहां पर देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 90 एक्स एक ब्रैकेट में हो गया, प्लस यहां पर देखिएगा 30 एक्स माइनस 2700 एक ब्रैकेट में हो गया, बराबर 0। इन दोनों में से देखिएगा x कॉमन है, x माइनस 90 आपको प्राप्त होगा, प्लस इन दोनों में से देखिएगा 30 कॉमन है, x माइनस 90 आपको प्राप्त होगा। यहां पर देखिएगा दोनों ब्रैकेट में x माइनस 90 आपको कॉमन मिल रहा है, तो आप इसको कॉमन ले लीजिए। यहां पर देखिएगा जो बच रहा है इसको आप दूसरे ब्रैकेट में रख दीजिए और इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से देखिएगा इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड हमको प्राप्त हो गया x माइनस 90 गुणे x धन 30 के रूप में। और यहां से हम x का मान निकाल सकते हैं, लिखेंगे यदि x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 90 होगा, और लिखेंगे यदि x धन 30 बराबर 0 तो x बराबर ऋण 30 होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ x के मान को हमने भुजा की लंबाई मीटर में ज्ञात किया है, माना है, तो यहाँ पर देखिएगा लंबाई जो है वो -30 नहीं आएगी, अतः यह अग्राह्य होगा। यहाँ पर x का जो मान 90 प्राप्त हुआ है यही ग्राह्य होगा, अतः आयताकार मैदान की जो छोटी भुजा होगी वो 90 मीटर होगी, और इस प्रकार से जो बड़ी भुजा होगी वह 90 में 30 जोड़कर हम 120 मीटर प्राप्त कर सकते हैं, और इसका जो विकर्ण होगा वह 90 धन 60 होगा, यानी 150 मीटर लंबा इसका विकर्ण होगा। इस प्रकार से देखिएगा इस क्वेश्चन का हल प्राप्त होता है। आगे देखिएगा हम कुछ और क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और निश्चित मान लीजिए यदि इस प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है तो वह 4 नंबर से कम में नहीं होगा, और यदि 4 नंबर से कम में आता है तो 3 नंबर तक आ सकता है, इससे कम में तो संभावना कम ही रहती है। फिर भी देखिएगा कुछ और क्वेश्चनों को हम लेके आते हैं आपके सामने। देखिएगा बच्चों कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं, 2 प्रश्न और हैं। देखिएगा इसमें से तीसरा क्वेश्चन जो है ये कह रहा है, ये रेलगाड़ी पर आधारित यानी दूरी चाल डिस्टेंस पर आधारित क्वेश्चन है। कह रहा है एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। और दूसरा क्वेश्चन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिएगा कह रहा है कि राजहंसों की एक टोली में से हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना हंस तालाब के किनारे खेल रहे हैं और शेष 2 राजहंस तालाब में स्नान कर रहे हैं, तो कह रहा है कि आपको राजहंसों की कुल संख्या ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम देखिएगा हम पहले प्रश्न को देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन में देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर, तो चूंकि चाल के बारे में हमको जानकारी नहीं है तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तब देखिएगा दूरी कितना दिया है, दूरी कुल दिया है, दूरी बराबर दिया है 360 किलोमीटर। तो देखिएगा समय हम निकाल लेंगे और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो इस प्रकार से देखिएगा आपको प्राप्त हो जाएगा 360 बटे x घंटा, ये समय होगा। अब देखिएगा आगे क्या कह रहा है कि यदि चाल जो है वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो देखिएगा लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर चाल बराबर जो होगा वो हो जाएगा
यक्स धन 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से देखिएगा, जब चाल यक्स धन 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, दूरी वही है, दूरी आपका वही है 360 किलोमीटर। तो देखिएगा यहाँ से हम समय निकाल लेते हैं, और समय जो होता है वह होता है दूरी बटे चाल। अतः आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं 360 बटे यक्स धन 5, ये घंटा होगा। अब आगे देखिएगा क्या कह रहा है कि चाल बढ़ाने पर 1 घंटा कम समय लेता है, यानी यह जो है 1 घंटा कम है इससे। तो देखिएगा लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, चाल बढ़ाने पर 1 घंटा कम समय लेता है, यानी 360 बटे यक्स जो है वह 1 घंटा अधिक है 360 बटे यक्स धन 5 से। तो इन दोनों को घटाने पर आपको कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। देखिएगा इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आएगा यक्स स्क्वायर धन 5। यहाँ से देखिएगा इससे डिवाइड करेंगे, यक्स कटेगा, ये बचेगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये 360 यक्स होगा, धन 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 36, 5 या 15, 3 18, 1800 होगा। माइनस इससे डिवाइड करेंगे, ये कटेगा, ये बचेगा, ये माइनस 360 यक्स हो जाएगा, और बराबर 1 होगा। इसका क्रॉस गुणा हम 1 के साथ कर देते हैं, तब देखिएगा ये हमको प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा ये हमको, और एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पर 360 प्लस है, ये 360 माइनस है, तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। यहाँ बचेगा 1800, इसका क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1800 बराबर यक्स स्क्वायर धन 5। 1800 को उधर ले जाते हैं, ये यक्स स्क्वायर धन 5 यक्स होगा, इसका गुणा जब यहाँ पर होगा, यहाँ पर देखिएगा 5 यक्स होगा, तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर धन 5 यक्स। 1800 को उधर ले जाएंगे तो यक्स स्क्वायर धन 5 यक्स ऋण 1800 होगा इज इक्वल टू 0। अब ये आपको द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब इस प्राप्त द्विघात समीकरण का गुणनखंड कर आप यहाँ से इसके हल को प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा हम क्या करते हैं, 1800 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 9 18, 2 4 8, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10, 3 7 21, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 5 25 और 5 करने 5। यहाँ पर देखिएगा 1800 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ से हम 2 संख्या प्राप्त करेंगे कि जिनका गुणनफल 1800 हो और उनका अंतर 5 का हो। तो देखिएगा 5 5 25, 25 चौके 100, 3 3 9, 9 चौक 36। यहाँ पर देखिएगा 5 3 15, 15 दूनी 30, 5 3 15, 15 दूनी 30 और 5 3 15, 15 चौके 60, 5 5 चौके 20, 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 3 3 9 5 45, 40 और 45। यहाँ पर देखिएगा 40 और 45 के रूप में टूटता है। ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस प्लस 45 यक्स और माइनस 40 यक्स, और यहाँ पर देखिएगा माइनस 1800 बराबर 0। इस तरीके से देखिएगा ये दोनों एक ब्रैकेट में, इन दोनों को एक ब्रैकेट में हम रखेंगे। ये यक्स स्क्वायर धन 45 यक्स एक ब्रैकेट में होगा। यहाँ देखिएगा ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा 40 यक्स धन 1800 बराबर 0 होगा। इन दोनों में से देखिएगा यक्स कॉमन है तो यक्स धन 45 मिलेगा। इन दोनों में से देखिएगा 40 कॉमन है तो यक्स धन 45 मिलेगा बराबर 0 होगा। दोनों ब्रैकेट में यक्स धन 45 कॉमन है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, और जो बच रहा है यक्स ऋण 40 इसको दूसरे ब्रैकेट में रख देंगे। इस प्रकार से देखिएगा इस प्राप्त द्विघात समीकरण का गुणनखंड हमको प्राप्त हो जाता है। ये गुणनखंड यक्स धन 45 और यक्स ऋण 40 के रूप में प्राप्त होता है। अब यहाँ से हम यक्स के मान को प्राप्त कर सकते हैं। लिखेंगे यदि यक्स धन 45 बराबर 0 तब यक्स बराबर ऋण 45 होगा,
और लिखेंगे यदि यक्स ऋण 40 बराबर 0 तो यक्स बराबर 40 होगा। यहां पर देखिएगा ये ऋण 45 जो है ये अग्राह्य होगा, ये मान्य नहीं होगा, अतः यहां पर यक्स का मान 40 मान्य होगा और 40 जो होगी वो रेलगाड़ी की सामान्य चाल होगी। देखिएगा पहले प्रश्न में यही पूछ रहा था कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ये रेलगाड़ी की सामान्य चाल होगी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा राजहंसों की एक टोली में से हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना हंस तालाब के किनारे खेल रहे हैं, शेष 2 राजहंस तालाब में स्नान कर रहे हैं, राजहंसों की कुल संख्या ज्ञात करना है। इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। इसको देखिएगा हम इरेज कर दे रहे हैं, आप अगर चाहें तो वीडियो को पुश करके आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। देखिएगा आगे देखिएगा हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 राजहंसों से संबंधित क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये यूपी बोर्ड की पहले की बुक में अक्सर पहले के एग्जाम में पूछे जाते थे। जो यूपी बोर्ड का एग्जाम होता था उसमें लगभग कईयों बार इस प्रश्न को पूछा गया है। दैट्स वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। यहाँ पर देखिएगा ये चौथा क्वेश्चन जब हम हल करते हैं तो इसमें देखिएगा कह रहा राजहंसों की एक टोली में से हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल के, तो देखिएगा वर्गमूल की बात कर रहा है तो हम मान लेते हैं कि माना राजहंसों की कुल संख्या बराबर वर्ग में हम संख्या मानते हैं, क्योंकि जब वर्गमूल लेंगे तो हमको यक्स प्राप्त होगा, अतः इसकी हम कुल संख्या को यक्स स्क्वायर मान लेते हैं। अब जब ये यक्स स्क्वायर मान लिए तो कह रहा है कि कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना हंस तालाब के किनारे खेल रहे हैं, तो लिखेंगे तालाब के किनारे खेल रहे हंसों की संख्या बराबर जो होगा वो होगा √x² इंटू 7/2, यानी कि 7x/2। इतने हंस तालाब के किनारे खेल रहे हैं और शेष 2 हंस तालाब में नहा रहे हैं। तो देखिएगा लिखेंगे प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो हंसों की कुल संख्या होगी वह हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुने धन 2 के बराबर होगी, यानी कि ये आपका होगा 7x/2 धन 2 बराबर x²। यहाँ पर देखिएगा एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, या इसको इस रूप में भी हम लिख सकते हैं कि x² बराबर 7x/2 गुणे 2 के रूप में। अब देखिएगा ये धन 2 होगा, क्योंकि 2 हंस यहाँ पर देखिएगा शेष 2 हंस तालाब में स्नान कर रहे हैं, तो इस 2 हंस को क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे। ये 7x/2 हंस जो है ये खेल रहे हैं, ये 7/2x हंस खेल रहे हैं तालाब के किनारे और 2 हंस तालाब में नहा रहे हैं, तो कुल हंसों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी x² के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर देखिएगा ये x² होगा, इसको एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे, ये 7x + 4 हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा। इस 2 का क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं x² के साथ, तो ये हो जाएगा 2x² = 7x + 4। देखिएगा यहाँ से हम 7x + 4 को इस साइड ले आएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा 2x² - 7x - 4 = 0। इस तरीके से देखिएगा यह द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित हो गया। ये हो गया 2x² - 7x
-4 = 0। यहाँ पर देखिएगा अब इस प्राप्त द्विघात समीकरण को हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। गुणा 2 में करेंगे 4 दूनी 8 होगा, गुणा करने पर हमको 8 प्राप्त हो और जोड़ने पर ऋण 7 प्राप्त हो। तो देखिएगा जब हम इसका अब गुणनखंड प्राप्त करेंगे तो इसका गुणनखंड होगा 2x² - 7x - 4 = 0 का गुणनखंड हम करते हैं। ये 2x² - 8x + x - 4 = 0 के रूप में होगा। -8 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7 आएगा। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा हम दो पदों को एक एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। 2x² - 8x एक ब्रैकेट में होगा प्लस x - 4 दूसरे ब्रैकेट में होगा = 0। यहाँ पर देखिएगा इन दोनों ब्रैकेटों में 2x कॉमन है तो 2x कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में मिलेगा x - 4 और यहाँ देखिएगा प्लस इन दोनों में एक के सिवा कुछ नहीं कॉमन है तो यहाँ पर हम एक कॉमन ले लेंगे, x - 4 ही प्राप्त होगा। देखिएगा दोनों ब्रैकेट में x - 4 प्राप्त हो रहा है तो हम x - 4 को कॉमन ले लेंगे और जो हमको मिल रहा है बाहर 2x - 1 को हम दूसरे ब्रैकेट में रख देंगे = 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार से देखिएगा यदि हम शून्यकों को प्राप्त करते हैं तो लिखेंगे यदि x - 4 = 0 तो x = 4 होगा। और इसी प्रकार से यदि 2x - 1 = 0 तो 2x = -1 होगा या आप लिख सकते हैं x = -1/2 होगा। ये मान्य अग्राह्य होगा, अग्राह्य होगा, ये मान्य नहीं होगा और ग्राह्य जो होगा वो 4 होगा। तो हंसों की कुल संख्या जो है x² है, आप लिख सकते हैं अतः हंसों की कुल संख्या बराबर कितना है, x² है, यानी कि 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हंसों की कुल संख्या आपको 16 प्राप्त होती है। देखिएगा एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है राजहंसों की एक टोली में से हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना हंस तालाब के किनारे खेल रहे हैं। शेष 2 राजहंस तालाब में स्नान कर रहे हैं तो आपको कुल राजहंसों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिएगा हमने क्या किया, हमने मान लिया कि माना कुल राजहंसों की संख्या x² है, तब तालाब के किनारे खेल रहे हंसों की संख्या x² का वर्गमूल गुणे 7/2, x² का वर्गमूल x होगा यानी x गुणे 7/2 यानी 7x/2 होगा। अब देखिएगा प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कुल हंसों की संख्या 7x/2 धन 2 है और हमने जो माना है ये x² है। अतः इस प्रकार से x² बराबर होगा 7x/2 धन 2 के। यहाँ पर देखिएगा इसको सॉल्व करके हमने द्विघात समीकरण प्राप्त कर लिया, 2x² - 7x - 4 = 0। इस प्रकार से प्राप्त द्विघात समीकरण का हमने गुणनखंड प्राप्त किया। गुणनखंड प्राप्त करके अलग अलग दो पदों को एक ब्रैकेट में रखा, उनमें से जो उचित कॉमन था दोनों में हमने उसको कॉमन लिया, कॉमन लेके अलग अलग ब्रैकेटों में रखा। इस प्रकार से हमको प्राप्त द्विघात समीकरण का गुणनखंड प्राप्त हो जाता है। जब गुणनखंड हमको प्राप्त हो जाता है तो हम द्विघात समीकरण के मूलों को प्राप्त करते हैं। लिखेंगे यदि x - 4 = 0 तो x = 4 प्राप्त हो गया और यहाँ दूसरा खंड जो है वो 2x + 1 है। लिखेंगे यदि 2x + 1 = 0 तो 2x = -1 और x = -1/2। चूंकि हंसों की संख्या ऋण 1/2 नहीं हो सकती है, अतः यह मान जो होगा वह अग्राह्य होगा और ग्राह्य मान जो होगा वो x = 4 होगा। इस प्रकार से हंसों की कुल संख्या जो होगी वह x² यानी 4 का वर्ग 16 होगा। इस प्रकार से देखिएगा ये द्विघात समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों में से थे। आगे हम फिर अगले वीडियो में कुछ बेहतर रोचक तथ्यों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।